जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। और दिस स्टडी क्लास में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों आज हम आपको क्लास 10th का साइंस का मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा, जो कि आपके लिए बेहतर ही होगा, बहुत ही बेहतर। कि मान लीजिए कि 80% आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोग कैसे होंगे। मैं आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ व्यस्त और पढ़ाई में मस्त होंगे। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक है मॉडल पेपर, यानी कि अनसाल्व पेपर, जो कि आपके लिए बेहतर होगा। अगर इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका यानी कि जान लीजिए 80% कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 70 नंबर का पूर्णांक और 30 नंबर आपका इंटरनल होता है, जिसमें से आपका 50 नंबर इसमें कम्प्लीटली आने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट हो गए। ये प्रश्न पत्र आपका 3 घंटे 15 मिनट का होने वाला, जो 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होता है। और ये प्रश्न पत्र 2 खंडों आ तथा बा में विभाजित होता है। खंड आ और बा जो होते हैं वो 3 उपखंड होते हैं। उपखंड का खा और गा में विभाजित होता है। और इसमें क्या होता है, प्रश्न पत्र के जो होते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर आपको OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पेन से सही विकल्प पर गोले भरने होते हैं। देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, जेल पेन का यूज करते हैं, जिसको आपको नहीं करना है, क्योंकि जेल पेन का इस्तेमाल OMR शीट जो मशीन होती है वो एक्सेप्ट नहीं करती है। इसलिए आप सभी को ये बॉल पेन जो वगैरह हमें एल्कोसाइन वगैरह जो हालांकि हर एक कॉपी में लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी पेन से आपको करना है। ठीक है, या तो नहीं तो एक आता है अलग से बॉल पेन वाला आता है, उसमें OMR में भरने वाला, वो आपको ले लेना है सिंपली। और जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं बाबू, वो 1 अंक का होता है, 1 नंबर का होता है। ठीक है, और खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं, जिनका वर्णन करना होता है। और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक दिए रहते हैं, उसके अनुसार आपको लिखना होता है। हालांकि आप बहुत विद्यार्थी क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको भी सॉल्व करने लगते हैं, बड़े शीट में लिखने लगते हैं, ऐसे गलत होगा। ठीक है, और बाग के प्रत्येक उपखंडों के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। ठीक है, बहुत लोग करते हैं एक पृष्ठ और प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ कीजिए। यानी कि मान लीजिए कोई प्रश्न आपका उसमें से लिखना है, तो आपको अगर एक पृष्ठ में लिखते हैं, कुछ लाइन बच गई तो बहुत बच्चे क्या करते हैं उसी में लिखना आरंभ करते हैं। लेकिन ऐसा आपको मान लीजिए ये आपका एक पृष्ठ है, ठीक है, ये भर गया, इतना बच गया, अब बहुत लोग क्या करते हैं यहीं से लिखना आरंभ करते हैं दूसरा प्रश्न। ऐसा आपको बिल्कुल कतई नहीं करना है। ठीक है, ऐसा करेंगे तो आपके लिए बहुत ही जान लीजिए घातक सिद्ध होगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, मॉडल को। और एक बात बता दूं मैं आपको, सभी प्रश्न करने इसमें अनिवार्य हैं। ठीक है, उसके अनुसार आपको सॉल्व करना। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्नों को अभी हम देखेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा, या गोलीय लेंस कहलाएगा, समतल लेंस? इसका कमेंट में आप आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको अनसाल्व पेपर करवा रहा हूँ, उसका आंसर स्वयं आपको खुद ही देना है। ठीक है, मैं हालांकि दे सकता हूँ, ऐसा बात नहीं है, लेकिन आपको मैं अनसाल्व करवाऊँगा, एक क्वेश्चनों का आंसर बताते चलूँगा, तो आपके लिए बहुत ही जान लीजिए बहुत ही टाइम लंबा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अनसाल्व पेपर इसको मैं सॉल्व करवाता हूँ आपको। दंत विशेषज्ञ मरीजों की दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने किस दर्पण का उपयोग करते हैं? देखिए हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण जो होता है वो छोटे मतलब चित्रों को छोटा कर देते, जो हम गाड़ियों के साइड मिरर में देखते हैं, लगता है ये छोटे। जब हम साइड में गाड़ियों के शीशे में देखते हैं, साइड मिरर में, तो देखते हैं कि सभी गाड़ियाँ उसी शीशे में दिखाई देती हैं। ये उत्तल लेंस का काम होता है। अब देखते हैं दाढ़ी वगैरह जब बनवाने जाते हैं तो हम लोग को देखते हैं, जो दाढ़ी बनाने वाला नाई होता है वो क्या करता है, उसमें एक दाढ़ी को बारीकी से देख लेता है, ये उत्तल दर्पण होता है। और हम लोग क्या दांतों को क्या कर रहा है कि बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं सदैव हम लोग। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या होगा। किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई प्रतिबिंब रखा है। ठीक है, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? 2f के बीच बन रहा है। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, कमेंट में बताना आप लोग। यानी कि देखो वास्तविक होगा, उल्टा और छोटा होगा, या वास्तविक होगा या उल्टा होगा। ठीक है, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच रखी एक वस्तु का मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ठीक है, ऑप्शन ए वास्तविक का उल्टा, और ऑप्शन बी है वास्तविक उल्टा और बड़ा, ऑप्शन सी आभासी, ऑप्शन डी है आभासी और बड़ा। लेकिन हम जानते हैं कि किसी प्रतिबिंब
पे देखते हैं 2f और अनंत के बीच रखी वस्तु होती है तो इसका प्रतिबिंब बनता है f और 2f के बीच बनेगा और इसका प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा और वस्तु से छोटा बनता है। यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगला। देखते हैं मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर ऐसा हो पाने का कारण है क्या? जरा दूर दृष्टि दोष, समंजन, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष। ठीक है, ये सभी को आपको एकदम पूर्णतः हल कर लेना। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 5 कॉलम में दी गई राशियों का सुमेलन कर कॉलम बी में दिए गए असाई मात्रा को सही विकल्प कीजिए। 1 नंबर का आता है। ठीक है, देखिए विद्युत विभवांतर दिया है, इसका एम्पियर होगा या क्या होगा, मतलब इसका जो सही आंसर है कौन सा आंसर सही है ये इसको आपको देखना है। दूसरा विद्युत धारा है, वाट दिया गया है। विद्युत धारा शक्ति है, इसका ओम दिया गया है, सही है कि गलत है। उसके बाद में प्रतिरोध है, वोल्ट दिया गया। इसके नहीं कि कौन सा मतलब सही है आंसर, इसके सामने जो दिया गया इसका आंसर कौन सा सही है, कौन सा मिलान सही है, इसको आपको देखना है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा इसका आंसर जानते होंगे तो। अब 6वां क्वेश्चन है 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में समायोजित किए गए श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? ठीक है, 1:2 होगा, 2:1 होगा या 1:4 होगा या 4:1 होगा। ये सभी 1 अंक का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है। ठीक है, केवल टिक लगा के छोड़ देना, मतलब केवल आपका इसका आंसर जो है उसका लिख करके छोड़ देना है। ठीक है, कॉपी में। चलिए आगे क्या है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है या इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है या इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है या सभी बिंदुओं पर समान रहता है। ठीक है, ये सभी आंसर आपको देने हैं। ठीक है, और इसको पूर्णतः अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसका हल जो है उस आपको बार बार रिपीट कर लेना जिससे एग्जाम में आपको सॉल्व करने में कोई त्रुटि या परेशानी ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र क्या है? ठीक है, देखते हैं। ये एक उपबंध है, क्या है? सी और इसकी एक बंद ये बनाया गया, एक संरचना ये बनाया गया, एक संरचना है। आप सभी को सभी संरचनाओं को पूर्णतः अच्छे तरीके से हल कर लेना और बेंजीन का संरचना मतलब जो सूत्र होता है वो आपको पूर्णतः आप सभी को स्कूल में वगैरह सही कहीं ना कहीं से आपको बताया गया होता, नहीं बताया होगा कमेंट में बता दीजिएगा, हम बता देंगे आपको। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। निम्नलिखित में समझाती श्रेणी क्या है? CH4 तथा CH2 C2H6 या CH3OH तथा CH3COOH। यानी कि अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, C2H6 ऑप्शन है और उसके बाद में और चौथा ऑप्शन क्या है CH3OH तथा C2H5OH। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ये आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मेरा मकसद है आपको केवल मॉडल पेपर सॉल्व करवाने नहीं कि मॉडल पेपर बताना, उसके बारे में आपको एक कॉपी लेकर बैठना है, उसको नोट्स को बनाना है और इसको सॉल्व करना पूर्णतः अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के भूपर्पटी के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों का यौगिक को डाट कहते हैं। अयस्क कहते हैं, गैंग कहते हैं, खनिज कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक होने पर या मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर या मुंह का पीएच मान 7 होने पर या इनमें से कोई नहीं कि नॉन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। अभिकथन क्या, जिस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फर हाइड्रोजन गैस बनाता है यह कथन विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इन्हें कि इसका ऑप्शन क्या मतलब सही होगा कि जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, या जिंक सल्फर के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फर हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, ये मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन दिया गया है नीचे। ठीक है, तर्क दिया गया है। ठीक है, कि दोनों अभिकथन तथा तर्क ठीक है
सही है तथा तर्क सही है, ठीक है। अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है, या अभिकथन, ठीक है, तर्क तथा तर्क दोनों सही हैं परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है। या सी में पहला कथन क्या अभिकथन है, सही है परंतु तर्क गलत था, गलत कथन है, ठीक है। उसका डी है पहला अभिकथन क्या तर्क तथा दोनों गलत है, अभिकथन तथा तर्क दोनों गलत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। देखिए रासायनिक समीकरण को पूरा करने के लिए दिया गया है कि NaOH प्लस CH3COOH, ठीक है, और उत्पाद के रूप में फिर क्या बनना है CH3COONA प्लस H2O, ठीक है। तो इसका मतलब आपको पूरा करना है, ठीक है। चलिए अगला उपखंड ग में देखिए क्या कह रहा है कि अंतःशोषण के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है, नासाद्वार के बाद कंठ में, या ग्रसनी में, श्वास नली में, फेफड़े में, या नासा मार्ग के द्वारा नासाद्वार, नासा मार्ग, नासाद्वार, श्वास नली, ग्रसनी, कंठ कोशिकाएं, या कंठ फिर नासाद्वार, ग्रसनी, फेफड़े, या फिर नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, कोशिकाएं, ठीक है। यानी कि पहले किस में जाता है उसको आपको बताना है, ठीक है। पूर्णतः आपको बताना कि किस में पहले जाता है और उसका आंसर आपको करेक्ट कर देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथन तथा कार्य को पढ़कर दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। चलिए कथन है पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। कारण है मानव पुरुष में X तथा और एक Y गुणसूत्र होता है। चलिए कथन ए है, कथन ए क्या कर रहा है, कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। या ऑप्शन बी है, कथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए अगला कथन क्या कह रहा है कि कथन सत्य है पर कारण असत्य है। चौथा डी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, कथन असत्य है पर कारण सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है, ठीक है। आपको फिगर बनाया गया, फिगर अच्छे तरीके से आप लोग अंकित कर लीजिएगा और इसका पूर्णतः आंसर दे दीजिएगा और नोट्स कर लीजिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, बार बार बोर्ड एग्जाम आपको नहीं देना है, ठीक है। थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही है, थायरॉक्सिन क्या होता है, ठीक है। थायरॉक्सिन एक प्रकार से ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह अयस्क होता है। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं के उपापचय का नियमन करता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोनी भी कहते हैं, ठीक है। एक प्रकार से सी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है लेकिन आप लोग देख लीजिए कोई कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित चित्र में ए तथा बी तथा सी किस क्रम में होते हैं, ठीक है। यानी कि आपको सही क्रम का अनुमान लगाना है। बीजपत्र, प्रांकुर और मूलांकुर, ठीक है। यह क्रम सही है बी वाला कि प्रांकुर, मूलांकुर, उसके बाद बीजपत्र बनते हैं। या सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर है क्या, प्रांकुर बीजपत्र उसके बाद मूलांकुर बनते हैं। या फिर ये ऑप्शन करेक्ट है क्या, मूलांकुर बीजपत्र और प्रांकुर बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, क्या आपको सॉल्व करना है। जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेते हैं। या अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं। या अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है। या अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसका नीचे कूट में दिया गया है, आपको देख लेना है और इसको अच्छे तरीके से कॉपी में नोट कर लेना है। जान लीजिए आपको वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, कोई बताएगा नहीं ऐसा
क्योंकि इन क्वेश्चनों को आप अगर तैयार कर लेते हैं मॉडल पेपर को तो जान लीजिए कि आपका 80% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मान लीजिए 100 क्वेश्चनों में से अब मान लीजिए 70 का उससे 70 नंबर का पेपर होता है, लेकिन मान लीजिए अगर किसी परसेंट निकालते हैं तो 100% का होता है, उसमें से जान लीजिए कि 80% कंप्लीट करवा रहे हैं हम आपको इस मॉडल पेपर के द्वारा। ठीक है, यानी कि 70 नंबर का पेपर हो रहा है तो 50 नंबर पक्का कंप्लीट 100% कंप्लीट हो जाएगा अगर ये मॉडल पेपर तैयार कर लेते हैं तो। एक अगला क्वेश्चन क्या है, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषीय स्तर पर हमेशा कौन होता है, मांसाहारी, शाकाहारी या भटक या उत्पादक। आपको एकदम पूर्णतः देख लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन खंड बा आता है। खंड बा में आपको वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं, उपखंड का जिसको बोलते हैं। और देखो 2+2, ठीक है, 2+ देने की 2 2 4। ठीक है, चलिए यानी कि एक प्रश्न के अंतर्गत 2 प्रश्न देने हैं, जो कि हर एक प्रश्न 2 2 अंक का नंबर का यानी कि होने वाला है। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए एक प्रश्न में 2 अंक है यानी कि 2 क्वेश्चन है तो 2 2 4 हो जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें आकाश में इंद्रधनुष के वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है। चलिए ये आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि लेंस वाले क्वेश्चन का, ये लेंस वाले क्वेश्चन में जो होता है वो क्या बोलते हैं उसको, लेंस में जो होता है यानी उत्तल लेंस अवतल लेंस, इस वाले चैप्टर में आपको बेसिक चैप्टर में ये वाला क्वेश्चन आपको अगर नहीं मिला हो कहीं पर, अगर या आपके टीचर वगैरह नहीं बताएंगे तो कमेंट में बता दीजिए, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है जो कि हमेशा पूछ लिया जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जितने मैं बता रहा हूँ सभी इम्पोर्टेंट है बाबू। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमेशा पूछता है और पूछेगा आपकी बार भी। अगला क्वेश्चन क्या, उत्तल यानी कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए, क्या उपयोग, किस प्रकार इसका उपयोग होता है, किस कार्य में किया जाता है। ये मैं आपको एक वीडियो बता दूंगा जब आप कमेंट करेंगे तब। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी 4 ओम प्रतिरोध यानी कि किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकेंड 1000 ऊष्मा हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। चलिए न्यूमेरिकल आ गया आपके समक्ष बाबू, अब ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्तरी 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकल्पित कीजिए। चलिए 2 2 नंबर का दोनों क्वेश्चन, 4 नंबर कंप्लीट। मैं आपको बताया था ना कि न्यूमेरिकल पक्का हमेशा आता है और आने वाला आपकी बार भी देखो आ गया। ठीक है, और आएगा आपकी बार भी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर 4 का पहला देखिए क्या है, बाबू दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर इसमें क्या, चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाहिक चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। ठीक है, आपको बताना है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी स्पष्ट करनी है। ठीक है, अगला जो अथवा करके देखो 2 + 2 = 6 यानी कि 2 2 नंबर का क्वेश्चन होगा जिसमें आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, इसको ना करने के बाद यानी कि चौथे नंबर में आपका जो था 3 क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन के 2 2 9 + 2 + 2 यानी कि बराबर 6 नंबर मिलने वाले थे। ठीक है, अगर इसको नहीं करते हैं तो आपको इन तीनों क्वेश्चन करते हैं, ये करते हैं तो आपको मिलने वाले हैं 6 नंबर। ठीक है, यानी कि ये तो हालांकि क्वेश्चन 2 ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछा गया। देखिए पहले वाले में तो कहा गया है कि फ्यूज तार विद्युत साधित्रों का बचाव किस प्रकार करता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन कहता है धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में अस्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन पूछ लेगा, 3 क्वेश्चन हो जाते हैं कि परिपथ आरेख खींच के उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन खंड खा में देखिए, खंड खा में 2 + 4 = 6।
ठीक है। 2 + 4 = 6, यानी कि 2 और 4 यानी कि 6 अंक का कुल टोटली होने वाला। ठीक है, चलिए खंड खंड खा क्या पूछता है, उपखंड जो है खा। प्रश्न नंबर 5 में निम्नलिखित अपक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। वाह क्या बात है, संतुलित समीकरण को संतुलित करना है। संतुलित को मतलब ऐसे समीकरण दिया रहेगा, उसका लिख करके आपको उसका रासायनिक सूत्र के द्वारा लिख करके उसको संतुलित करना है। ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अपक्रिया करता है, या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अपक्रिया करता है। चलिए, या नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। चलिए, किस प्रकार से संतुलित है नहीं है उसको संतुलित भी अगर करने के लिए कह रहा तो संतुलित भी कर देंगे। चलिए ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ये तो रेगुलर क्लास करने वाले बच्चों के लिए आम बात होता है, क्योंकि ये संतुलित करने के लिए बहुत ही सिंपल लॉजिक होता है और सो मतलब हर एक बच्चे कर ले जाते हैं, चाहे कमज़ोर बच्चे हो टैलेंटेड बंदे हो। ठीक है, कोई भी बच्चा वो कर ले जाएगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है बस। निम्नलिखित का कारण बताइए। ठीक है, यानी कि इनका कारण क्या बताना भी क्वेश्चन पढ़ के पता लगाएंगे। ठीक है, प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्यों, आखिर क्यों किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि मतलब देखते हैं अंगूठी वगैरह पहनते हैं तो देखते हैं हम इससे पानी वगैरह सब पी लेते हैं, क्योंकि इसका कोई प्रभाव ये जल के साथ क्रिया नहीं करते हैं, या किसी जल होगा ये मतलब जल के साथ क्रिया नहीं करते हैं, जिससे मतलब हमको कोई शरीर में नुकसान वगैरह कुछ भी नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है और इसके बारे में पूर्णतः जानकारी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं पता होगा तो बताइएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट सल्फाइड गैस को ऑक्साइड में परिवर्तित क्यों किया जाता है। ठीक है, इसका कारण बताना है। और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षणों को लिखिए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, चलिए कौन कौन किसका लिखना है, CH3 CH2 CHO इन सब का लिखना है। और बी है क्या, CH3 CO और CH3 ये सब का IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, संरचना वगैरह बना करके बढ़िया से आपको लिख देना है। ठीक है, इसमें कोई झंझट वगैरह नहीं करना है, क्योंकि आपका ये बहुत ही मतलब ठोस नंबर इसमें मिलता है। ठीक है, कठोर जल को साबुन के साथ उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। 2.2 यानी कि 2 2 4 6 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, बढ़िया से इन सभी पे। अथवा देखिए, आपको अगर वो नहीं करना तो ये करना है, आपको टिप्पणी लिखना है कि पे विकृत गंधता पे, रेडॉक्स अपक्रिया पे, या स्टेरिकरण अपक्रिया पे। या वो क्वेश्चन तीनों नहीं कर पाते हैं आप तो इसको कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब आता है आपका उपखंडगामी। ठीक है, उपखंडगामी क्या पूछता है, जैव निम्नीकरणीय और गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बीच अंतर बताइए और उनकी उदाहरण भी देना है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों, वाह वाह क्या बात है, निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और मानव आहार कंगाल तंत्र जो होता है उसके बारे में चित्र हमेशा पूछता है। ये चाहे जो भी पेपर हो, चाहे जिस भी बोर्ड में, चाहे बिहार बोर्ड में हो, यूपी बोर्ड में हो, चाहे जिस बोर्ड में। ठीक है, ये हमेशा पूछता है, केवल लैंग्वेज को आपको चेंजेस करता है। ठीक है केवल। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है, इसकी व्याख्या इस तथ्य से में निहित है कि मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग्म नहीं होते। मानव में अधिकतम यानी कि अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्र के प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या 22 जोड़े हैं, परंतु एक युग्मलिंग गुणसूत्र कहते हैं जो सदा पूर्ण जोड़े में नहीं होते हैं। स्त्री गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों एक्स कहलाते हैं, लेकिन पुरुष नर में यह जोड़ा परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता है, जिसमें एक गुणसूत्र समान आकार का एक्स होता है तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है, जिसे वाई गुणसूत्र कहते हैं। अतः स्त्रियों में एक्स तथा पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं। क्या अब हम एक्स और वाई का वंशानुगत पैटर्न पता कर सकते हैं। हाँ, आपको ऑप्शन दिया गया, पहला क्या
लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो पाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पर आधारित मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। बहुत जान लीजिए कि एकदम लॉजिक क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपके प्रश्न में ही इसका आंसर छिपा है, ठीक है। कम्प्लीटली आपको पता चल जाएगा बढ़िया से, और नहीं तो आप ढूंढ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, मानव आहार नाल का आरेख बनाइए और उसमें निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। मुख्य गरिष्का, आमाशय तथा छोटी आंत, ठीक है। देखिए मैंने आपको अभी बताया ना कि आहार नाल वगैरह का अच्छी तरह आरेख पूछता है, देखिए पूछ लिया, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये 4+2 6 नंबर का क्वेश्चन है आपको पूछने वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अथवा इसका अगर इसको नहीं बनाते हैं तो किसको बनाना हो, क्या हल करना होगा आपको। देखिए स्त्री केसर का स्वच्छत नामांकित आरेख बनाना है तथा उसके पराग नली की वृद्धि और बीजांड में उसके प्रवेश को करते हुए दिखाना है। चलिए किसी प्रकार से अगर ये नहीं जानते तो इसको कर देना है, बस आपको कुछ करना नहीं है।